हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। और हम हमारी इस वन शॉट सीरीज में आज करने वाले हैं आपके 12th के मैक्रो का चैप्टर नंबर 6 जो कि है बैंकिंग। तो यहाँ तक ऑलरेडी पूरी नेशनल इनकम हम कर चुके हैं, ठीक है, मनी कर चुके हैं। बैंकिंग का आज वन शॉट करने वाले हैं जिसमें मैं सब कुछ बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको दो एसआरसीसी ग्रेजुएट्स पढ़ा रहे हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम एसआरसीसी। आपके जो अकाउंट्स के टीचर है संयम सर, ही इज ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एसआरसीसी, ठीक है। एंड अगर ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने खुद एक एक वर्ड इन नोट्स में लिखा है रात रात भर बैठ के बेटा। तो अगर ये नोट्स चाहिए जल्दी से जाओ, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जाके ज्वाइन करो, वहां पे सर्च करना, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा मैं हर रोज आपके जो एमसीक्यूज आएंगे ना पेपर में, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आपके पेपर में आने वाले हैं। तो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैं हर रोज व्हाट्सएप चैनल पे 2 एमसीक्यूज डालती हूँ। अगले दिन उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी डालती हूँ, उसका भी नीचे लिंक है, वो भी जरूर जाके ज्वाइन करना, ठीक है। शुरू करते हैं हमारी आज के क्लास को, आज के चैप्टर को, जो कि बैंक्स के बारे में है। तो इसमें हम पढ़ेंगे हमारे कमर्शियल बैंक्स क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या है, आरबीआई क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, ठीक है। मैंने बहुत इजी मैनर में हर चीज इन नोट्स में लिखी है, ठीक है। सबसे पहली चीज आप ये समझो कि एक बैंक होता क्या है। सबसे पहली चीज आप एक ये समझो कि एक बैंक होता क्या है। देखो, हमारे देश में या किसी भी इकोनॉमी में कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जिनके पास अंधा पैसा, पैसा ही पैसा होता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनको पैसे की जरूरत होती है कि भैया प्लीज मुझे पैसा दे दो। अब ये बिजनेसमैन लोग हो सकते हैं, फार्मर लोग हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं कि भैया जिनको बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, गरीब भी हो सकते हैं जिसको लोन चाहिए अपने किसी भी जरूरत के लिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतना पैसा होता है कि उनका पैसा तो संभल नहीं रहा, तो वो कहते हैं भैया हमारा पैसा संभाल लो, बदले में हमें पैसे पे थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देना। ये मोस्टली वो लोग होते हैं जो नौकरी कर रहे होते हैं, जॉब वाले लोग होते हैं। तो अब अगर हमें बैंक ना हो, हमें बाजार में बाहर जाना पड़ेगा, मैं लोगों से पूछूंगी भैया पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, और फिर मुझे डर रहेगा कहीं मेरा पैसा लेके भाग ना जाए। लेकिन बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है, इन लोगों के पास जाता है जिनके पास बहुत सारा पैसा है। इन लोगों को बैंक बोलता है कि आओ तुम लोग बैंक को अपना पैसा दे दो। अब बैंक क्योंकि एक वेल एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट है, जिसको गवर्नमेंट की बैकिंग है, तो हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि बैंक मेरे पैसे लेके भागेगा नहीं, ठीक है। तो हमने अपना पैसा बैंक को दे दिया एज डिपॉजिटर्स। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो डिपॉजिटर ने बैंक को अपना पैसा दे दिया। क्यों दिया पैसा? क्योंकि बैंक हमारे पैसे के बदले में हमें इंटरेस्ट पे करेगा। अगर मेरा पैसा खाली पड़ा है घर पे, तो वो 10 रुपए का 10 रुपए ही रहेगा। अगर मैंने उसको बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक मुझे 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए 2 रुपए कुछ तो इंटरेस्ट दे ही देगा। तो इसलिए मैंने अपने पैसे को बैंक में जमा करा दिया। अब जो लोगों को पैसे की जरूरत है वो लोग बैंक के पास आएंगे और वो लोग बैंक को बोलेंगे कि हाँ भैया ये देखो बैंक इनको पैसा दे रहा है। बैंक इनको पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि बैंक इनको पैसा देगा और बदले में ये लोग बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे। ये लोग बदले में बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो बैंक क्या कर रहा है, यहां से पैसा लेके यहां पर पैसा दे रहा है। इफ यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, उधर से पैसा लेके बैंक इधर पैसा दे रहा है। अब बैंक ऐसा क्यों कर रहा है? बैंक को क्या पड़ी है कि इन दोनों लोगों को मिलवाना है? बेसिकली बैंक कर क्या रहा है, बैंक एक मीडिएटर का काम कर रहा है। पर बैंक को क्या पड़ी है कि इन दोनों के बीच में मीडिएटर बने। बैंक यहां से जो इंटरेस्ट लेगा वो बहुत ज्यादा होगा। बैंक यहां से 12% का फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और इधर जो डिपॉजिटर्स को जो पैसा देगा, जो इंटरेस्ट देगा, वो 6% का इंटरेस्ट देगा। इधर से पैसा आया, उधर पैसा चला गया। अब इधर से इंटरेस्ट आया और इधर इंटरेस्ट वापस जाएगा, पर इंटरेस्ट कितना? इधर से 12% का इंटरेस्ट आएगा, बैंक आगे तो सिर्फ 6% ही देगा, बचा हुआ 6% क्या होगा? इस बैंक का खुद का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस बैंक का खुद का प्रॉफिट होगा, जो कि वो अपने ऑब्वियसली सारे खर्चों को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली उसको भी कमाना पड़ेगा। तो बैंक एक मीडिएटर की तरह काम करता है बिटवीन द बोरोवर, डिपॉजिटर्स एंड द बोरोवर्स ऑफ मनी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इधर से पैसा लेके उधर, उधर से इंटरेस्ट लेके इधर, बीच में कुछ इंटरेस्ट अपने लिए वो रख लेता है, ठीक है। अब बैंक में सबसे पहली चीज, जो भी हमारे आसपास बैंक होते हैं, जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई है, आईडीबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, छोटा बैंक हो, बड़ा बैंक हो, हमारे आसपास जितने भी बैंक हैं,
जिनमें आप जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। फिर चाहे वो एक विलेज में है, चाहे वो एक सिटी में है, एक स्टेट में है, कहीं भी है। उन सारे बैंक्स को क्या बोला जाएगा? उन सारे बैंक्स को कमर्शियल बैंक बोला जाएगा। हर वो बैंक जिसमें तुम एज़ आम जनता जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, पैसा जमा करा सकते हो, लोन ले सकते हो, जिसके साथ जाके ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, हर उस बैंक को क्या बोला जाएगा? कमर्शियल बैंक बोला जाएगा। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो आपसे डिपॉजिट लेता है आपका पैसा और क्या करता है, उससे आगे लोन दे देता है, उसको आगे इन्वेस्ट कर देता है ताकि वो बीच में से अपना खुद का प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो हर वो बैंक जो आपसे डिपॉजिट लेगा और उस पैसे को कहीं आगे इन्वेस्ट कर देगा, किसी को आगे लोन की फॉर्म में दे देगा ताकि वो इस बीच में अपना प्रॉफिट कमा सके, उस बैंक को एक कमर्शियल बैंक बोला जाता है। तो बैंक का काम क्या होता है? इधर से पैसा लेके इधर और इधर से इंटरेस्ट लेके वापस देना और इस बीच में अपना प्रॉफिट कमाना। पर हर वो बैंक जो पब्लिक के साथ डील कर रहा है इस काम के लिए, हर उस बैंक को कमर्शियल बैंक बोला जाएगा। सही हो गई बात? अब फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक के? कमर्शियल बैंक का काम क्या है? सबसे पहली चीज, मेजर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? डिपॉजिट लेना, लोन देना। डिपॉजिट लेना, लोन देना। सोचो अगर कोई एक ऐसा बैंक हो जो ना तो पैसा डिपॉजिट लेता है ना तो लोन देता है, क्या उसको बैंक बोला जाएगा? उसको बैंक नहीं बोला जाएगा। सोचो अगर एक ऐसा बैंक है जिसमें आप सिर्फ लॉकर खुलवा सकते हो, वहां पे ना तो डिपॉजिट कर सकते हो मनी ना लोन ले सकते हो, उसको बैंक नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक बना ही इसलिए है ताकि वो डिपॉजिट और लोन का काम कर सके। लॉकर के लिए, इन सब चीजों के लिए नहीं है बैंक। वो सारी तो एक्स्ट्रा चीजें हैं। वो सारी तो एक्स्ट्रा चीजें हैं। मतलब होता है ना, बेटा बाजार से जरा ये ले आइयो, बाजार से जरा दूध ले आइयो। अच्छा चल अब जा ही रहा है बाजार तो दो चीजें और ले आइयो। होता है ना कि चल लगे हाथ दो काम और कर दियो। वही बात है, बैंक गया आया तो इसलिए था ताकि वो डिपॉजिट ले, लोन दे, पर लगे हाथ उसने और भी बहुत सारे काम कर दिए। तो जो लगे हाथ वाले काम है उनको सेकेंडरी फंक्शन बोला जाएगा और जो डिपॉजिट और लोन वाला काम है उसको प्राइमरी फंक्शन बोला जाएगा, जिसकी वजह से बैंक्स एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में आए हैं। तो बैंक क्या करता है? अलग अलग अकाउंट्स में डिपॉजिट लेता है आपकी मनी को। अलग 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 अकाउंट्स में आपकी मनी डिपॉजिट लेता है। मेजरली कौन से अकाउंट्स होते हैं? करंट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है। तीन मेजर तीन अकाउंट्स होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, मेजरली तीन होते हैं। ठीक है, एफडी, सेविंग्स, करंट अकाउंट। हर एक पर्सनल, हर एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास जो अकाउंट होता है वो होता है सेविंग्स अकाउंट, जो कि हर एक हाउस होल्ड अपनी डे टू डे यूजेज के लिए यूज करता है। अगर हमें हमारा पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि हम ज्यादा पैसा, ज्यादा इंटरेस्ट कमा सके, तो हम बैंक में एक एफडी करवाते हैं। आई थिंक हर बच्चे को पता होगा कि बैंक में एक एफडी कराई जाती है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस पर्पस के लिए क्या खुलवाते हो? एक करंट अकाउंट खुलवाते हो। तो अगर आपको अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए डे टू डे, कि अरे बाजार जाऊंगा, शॉपिंग करनी होगी, यूपीआई पेमेंट के लिए तो अकाउंट चाहिए ना, तो सेविंग्स अकाउंट। अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल के रखना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एफडी अकाउंट। अगर आपका एक बिजनेस है, अब बिजनेस को अलग क्यों किया गया? क्योंकि बिजनेस का ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट पे गए 200 रुपए की पेमेंट कर दी, नहीं। बिजनेस में हर रोज हजारों ट्रांजेक्शन होंगी और लाखों के ट्रांजेक्शन होंगे, तो इसलिए बिजनेस को बाइफरकेट करा गया। तो एक बिजनेस के लिए हम एक करंट अकाउंट खुलवाते हैं, अपने खुद के लिए सेविंग्स अकाउंट और इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी अकाउंट। ठीक है, अब जो करंट अकाउंट होता है ये चेकेबल डिपॉजिट है। चेकेबल डिपॉजिट मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो ऑन डिमांड, कि जब मेरा दिल करे उसी सेकंड क्या मैं पैसे निकलवा सकता हूँ। तो जी हाँ, करंट अकाउंट तो होता ही इसलिए है कि एक बिजनेसमैन का अगर दिन में 10 बार दिल करे, 100 बार दिल करे, वो दिन में 100 बार पैसे की डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकता है। पर एफडी में ऐसा नहीं होता। एफडी में एक बार पैसा जमा कराओगे, 5 साल तक पैसा वहीं पड़ा रहेगा, 5 साल तक आप टच नहीं कर सकते। 5 साल के बाद जब एफडी मैच्योर हो जाएगी तब आप अपना पैसा निकलवाओगे। इसमें ऑन डिमांड पैसा नहीं निकल सकता। पर सेविंग्स अकाउंट में भी ऑन डिमांड पैसा निकल सकता है, क्योंकि जो आपके अकाउंट है, जब भी दुकान पे गए यूपीआई कर दिया, पैसा आ गया। ठीक है, क्या इंटरेस्ट पेमेंट होती है? एफडी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए तो तुम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखते हो। सेविंग्स अकाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलता है पर बहुत कम, बहुत कम मिलता है। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि एफडी पे 7% मिल रहा है, तो सेविंग्स अकाउंट पे हार्डली 4 to 5% मिल रहा होगा। जो हमारा करंट अकाउंट है इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता,
क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन तो भैया दिन में 10 बार निकलवाएगा, 10 बार डालेगा, तो बिजनेसमैन को तो उल्टा तुम फीस चार्ज करते हो, उल्टा फीस चार्ज करी जाती है, इंटरेस्ट कोई दिया नहीं जाता। ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें अनलिमिटेड जितनी चाहो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एफडी में तो मेजरली दो ही ट्रांजेक्शन होती है, शुरू में तुम पैसा जमा करवाते हो और लास्ट में विड्रॉ करवाते हो, और कोई ट्रांजेक्शन एफडी में होती नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में भी तुम ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पर लिमिटेड, मतलब मोस्टली लिमिट होती है कि एक दिन में सिर्फ 1 लाख की ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, है ना। एक दिन में 15-20 बार ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, थोड़ी लिमिट होती है। यहाँ कोई लिमिट नहीं होती है करंट अकाउंट में। ये होते हैं मेजरली हमारे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। अब डिपॉजिट लिया है तो बैंक लोन भी तो देगा। दूसरा काम क्या करेगा? बैंक लोन देगा। लोन भी अलग अलग तरीके से दे सकता है। कौन से तरीके होते हैं पैसे को लोन की फॉर्म में देने के लिए? सबसे पहले होता है कैश क्रेडिट, मतलब तुम अपना कोई एक करंट एसेट गिरवी रख सकते हो, जैसे कि शेयर, स्टॉक, बॉन्ड ऐसा, और इसके बदले में तुम जो है लोन ले सकते हो बैंक से। अब जो लोन लोगे उसमें से जितना पैसा विड्रॉ करवाओगे उतने ही पैसे पे तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब अगर बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दिया, 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा कर दिए, पर मैंने यूज करे सिर्फ 2 लाख, तो मैं इंटरेस्ट भी सिर्फ 2 लाख के ऊपर ही देने वाली हूँ, बाकी के ऊपर मैं इंटरेस्ट नहीं देने वाली हूँ। ठीक है। डिमांड लोन, डिमांड लोन क्या होता है कि बैंक जब चाहे ऑन डिमांड तुमसे अपने पैसे वापस मांग सकता है, और तुम्हें तब के तब पैसे वापस करने पड़ेंगे। जैसे तुम करते हो ना कि जब दिल किया विड्रॉ करवा लिया, ऐसे ही बैंक का भी जब दिल किया वो तुमसे अपना पैसा वापस मंगवा सकता है लोन का दिया हुआ, और तुम्हें वो वापस करना पड़ेगा। इसके अंदर अगर बैंक ने 10 लाख रुपए का लोन दिया, तुमने यूज करा 2 लाख, पर इंटरेस्ट पूरे के पूरे 10 लाख के ऊपर ही भरना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म लोन इज ऑल्सो सिंपल फॉर्म ऑफ लोन, जो हम कहते हैं ना, हाउस लोन ले लिया, इसका लोन ले लिया, उसका लोन ले लिया, है ना, जो हम शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, जिसके बदले में अगर घर गिरवी रख दिया, गोल्ड को गिरवी रख दिया, कोई बाइक का ऊपर लोन है, कार के ऊपर लोन है ना, तो वो कार या कुछ भी ऐसा हमारा गिरवी होता है, तो ये होते हैं शॉर्ट टर्म लोन। सिंपल लोन, जो तुम्हें लोन पता है ना, वही लोन है शॉर्ट टर्म लोन, और इसके ऊपर भी पूरे के पूरे 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, 2 लाख पे नहीं लगेगा। जितना तुमने लोन लिया है पूरे के ऊपर लगेगा। फिर चाहे तुमने विड्रॉ सिर्फ 2 लाख करवाए, पर अगर बैंक ने तुम्हारे खाते में 10 लाख डाल दिए, तो तुम्हें 10 का 10 के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। चलो आगे आते हैं मेरे पास सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अब ये तो लगे हाथ और क्या क्या काम बैंक कर सकता है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि तुम्हारे अकाउंट के अंदर पैसे तो पड़े हैं सिर्फ 10 लाख, पर तुमने अपने अकाउंट में से पैसे निकलवा लिए 25 लाख, बचे हुए 15 लाख कहाँ से आए? वो बैंक ने तुम्हें दिए एज अ लोन। ये किसको मिलता है? ये सिर्फ करंट अकाउंट के साथ एक बिजनेसमैन को ही मिलता है। और अब तुमने एक्स्ट्रा कितना निकलवाया? एक्स्ट्रा 15 लाख निकलवाया, तो 15 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट तुम्हें पे करना होगा। 2 दिन के लिए निकलवाया, तो 2 दिन के लिए ही इंटरेस्ट पे करना होगा। इसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट, कि तुम्हारे अकाउंट के जितने पैसे पड़े हैं उस पैसे से ज्यादा तुम विड्रॉ कर सकते हो। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर द मैच्योरिटी डेट, मतलब अगर तुमने किसी से पैसा लेना था और तुमने किसी से 2 महीने के बाद पैसा लेना था, तो तुम बैंक के पास जाओगे और उसको बोलोगे भैया मुझे मेरा पैसा आज ही दे दे, और बैंक उस बंदे के पास जाएगा और 2 महीने बाद पैसा बैंक उससे लेकर आएगा। मतलब तुम्हें तुम्हारे पैसे आज ही मिल गए, बदले में तुमने बैंक को थोड़ी सी फीस पे कर दी। ठीक है। एजेंसी फंक्शन, तुम्हें अगर कहीं पैसा भेजना है तो बैंक तुम्हारे बिहाफ पे ट्रांसफर कर देगा। अगर तुमने किसी से पैसा मंगवाना है, कोई कलेक्शन करनी है ना, फीस कलेक्शन करनी है कोई, तो बैंक तुम्हारे बिहाफ पे उनको मैसेज भेजेगा, उनको कॉल करेगा कि भैया इनका पैसा दे दो। ठीक है। तुम्हें अगर इनकम टैक्स कंसल्टेंसी चाहिए तो बैंक दे देगा। तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, मतलब तुम्हें अपने रुपीस को कन्वर्ट करवा के उससे डॉलर चाहिए, तो कन्वर्ट करके दे देगा बैंक तुम्हें। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, तुम्हारी अगर डेथ हो जाती है, किसी भी इंसान की अगर डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद उसके पैसे का क्या किया जाएगा, वो पैसा किसको दिया जाएगा, है ना, वो सारा काम भी बैंक आपके बिहाफ पे देखेगा। ठीक है। लेटर ऑफ रेफरेंस, आपने किसी को रेफरेंस देना है कि भैया हाँ मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ बिजनेस करो, तो वो भी बैंक देता है। अगली चीज आती है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। बैंक आपको लॉकर देता है, ट्रैवलर चेक देता है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो दूसरे देश में, तो आपको कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है, एक चेक होता है, वो लेकर जाओ, और उसके बेसिस पे तुम जितनी भी पेमेंट करोगे वो सारी आपके इंडिया में बैठे बैंक अकाउंट से कटती रहेगी। ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर मुझे आप पे भरोसा नहीं है, आप अपने बैंक से मुझे लिखवा के दे दोगे कि भैया आप ट्रस्टवर्दी हो और आपके साथ मैं बिजनेस कर सकती हूँ। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, जब कंपनीज आईपीओ लेकर आती हैं,
तो उसमें बैंक्स क्या करते हैं, पहले ही आईपीओ के काफ़ी सारे शेयर खरीद लेते हैं, ताकि पब्लिक को ऐसा लगे कि भैया ये आईपीओ सक्सेसफुल है और इस कंपनी के शेयर्स में हम पैसा लगा सकते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बैंक बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है। हमें कैसे पता कि कितने का लोन दिया जा रहा है, कितना लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना विड्रॉ कर रहे हैं, ये सारा कुछ बैंक ही हमें बताता है। सारा डेटा कलेक्ट करता रहता है, फाइनेंशियल डेटा बैंक कलेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया कमर्शियल बैंक। अब आगे चलते हैं सेंट्रल बैंक के ऊपर। सेंट्रल बैंक देखो क्या है, एक ऐसा बैंक है जो ये सारे कमर्शियल बैंक्स का बाप है, जो इन सारे कमर्शियल बैंक्स को चेक करता है। अगर तुम्हें एक बैंक खोलना है तो तुम्हें सेंट्रल बैंक से जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा जिसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो तुम्हारे बैंक को बंद भी कर सकता है सेंट्रल बैंक। तुम्हें काम कैसे करना है, कब क्या करना है, सब कुछ कौन बताएगा, सेंट्रल बैंक। तुमने कोई भी गलती करी, तुम अगर कोई भी फ्रॉड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज पे नजर कौन रखेगा, सेंट्रल बैंक। सो देखो जो बैंक होते हैं उसमें मेरे देश की पूरी जनता, पूरे देश की पब्लिक का पैसा कहाँ पड़ा है, बैंक्स में पड़ा है ना, कमर्शियल बैंक्स में पड़ा है। अगर बैंक मेरा पैसा लेके भाग जाए तो हमारे तो जनता के देश के पैसे डूब जाएंगे। तो इसलिए उन सब के ऊपर एक चेक रखने के लिए हमने क्या बनाया है, एक सेंट्रल बैंक बनाया है जो सारे कमर्शियल बैंक्स को चेक करता है। इंडिया में कौन है सेंट्रल बैंक, आरबीआई है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सबसे टॉप पोस्ट बॉडी है जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है पूरे बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर को, ठीक है। इंडिया में कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, जो स्टैब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। एक एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में, आरबीआई के नाम से एक एक्ट पास किया गया था, जिसके थ्रू आरबीआई एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की तरह, एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह स्टैब्लिश हो गई थी, जो अपने सारे काम खुद करती है, जो कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से थोड़ी फ्री है, ठीक है। और ये शुरू कब एक्ट कब पास हुआ, 1934 को। शुरू ये कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। ये जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करती, जैसे कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के साथ डील करते हैं ना, डिपॉजिट लिया, लोन दिया, वैसे ही आरबीआई किसके साथ डील करती है, हमारे देश की सरकार के साथ, हमारे देश के कमर्शियल बैंक के साथ। आरबीआई जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करती। ये हमारे आरबीआई का लोगो है, ये आरबीआई है हमारा, ठीक है। आरबीआई के क्या-क्या काम होते हैं? आरबीआई के मेजरली ये 4 काम होते हैं। आरबीआई के मेजरली ये 4 काम होते हैं। इसके अलावा एक 5वां काम और होता है, जिसकी मैं बात करूँ। सबसे पहली चीज़ होती है, जितने भी नोट मेरे देश में इश्यू करे जाते हैं, वो सारे आरबीआई इश्यू करता है। सरकार का कुछ भी अगर काम करना है, तो सरकार ना ऐसे एचडीएफसी, आईसीआई इनके पास नहीं जाएगी, सरकार सीधा आरबीआई के पास जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक को कोई भी काम करना है तो वो सीधा आरबीआई के पास जाएगा। हमारे देश में मनी सप्लाई, इसको तो चलो आगे डिटेल में समझेंगे ही। हमारे देश की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई करता है। चारों को डिटेल में समझेंगे अभी, ठीक है। एक फिफ्थ मेरे पास एक और आता है, कस्टोडियन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई हमारे देश में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है, मतलब हम जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के बदले में हमें डॉलर, पाउंड, येन, ये सारी जो है करेंसीज, ये सारी करेंसीज हमें मिलती है। तो ये जो सारी करेंसीज होती है जो हमारे पास आती हैं दूसरे देशों की, वो सारी कहाँ पे रिजर्व होती है, वो सारी आरबीआई के पास रिजर्व होती है। आरबीआई उन सबको एक बड़े से डब्बे में अपने पास संभाल के रखता है, ठीक है। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को भी कौन संभाल के रखता है, आरबीआई। ये 5 काम आरबीआई करता है, ये मैंने बता दिए चारों। बाकी चारों को अभी समझते हैं। सबसे पहली बात है नोट इशू। हमारे देश में जितने भी नोट इशू करे जाते हैं, 10 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए की पिंक पत्ती जो आई थी, है ना, हर चीज कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के जितने भी नोट है, 1 रुपए के जितने भी कॉइन है, सिर्फ वो आरबीआई इशू नहीं करता। वो कौन इशू करता है, वो इशू करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके अलावा जितने भी पेपर नोट इशू करे जाते हैं, वो सारे आरबीआई इशू करता है, ठीक है। जितने भी नोट पूरे देश भर में सर्कुलेट होते हैं एज अ लीगल टेंडर मनी, वो सारे आरबीआई इशू करता है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ आरबीआई ही इशू कर रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट सारे इशू करेगा तो पूरे देश की जनता को भरोसा है कि सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही कर रहा है और आरबीआई ट्रस्टेड चीज है, तो पूरी जनता भरोसा कर सकती है, ठीक है। पब्लिक को फेथ रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ठीक है।
स्टेबलाइजेशन इन करेंसी, देखो जब भी तुम ज्यादा नोट इशू करोगे ना, तुम्हारी करेंसी की वैल्यू नीचे गिर जाएगी। जब भी तुम बहुत ज्यादा नोट इशू करोगे तो तुम्हारी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। तो हर देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, वो ध्यान रखता है कि हमें कितने नोट इशू करने हैं और कितने नोट इशू नहीं करने हैं। तो इसीलिए वो ध्यान रखने के लिए सबसे बेस्ट हमारे पास इंस्टीट्यूट क्या है, आरबीआई, क्योंकि वो तो फाइनेंस का हेड है। वो तो फाइनेंस का हेड है, तो उससे ज्यादा तो किसी को नॉलेज नहीं हो सकती फाइनेंस की। तो उसको पता है कि मैं कितने नोट इशू करूं सच दैट कि मेरी करेंसी की वैल्यू भी स्टेबल रहे। तो वो उस हिसाब से नोट इशू करता है। और मनी सप्लाई के ऊपर वो डायरेक्ट कंट्रोल रखता है। मनी सप्लाई के बारे में आगे समझेंगे, थोड़ा सा वेट करो। बैंकर टू द गवर्नमेंट, दूसरा पॉइंट क्या है, आरबीआई सरकार का बैंक है। सरकार के लिए आरबीआई क्या करता है, सरकार के लिए आरबीआई 3 काम करता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, और जब पेपर में पूछा जाएगा तो तुम्हें 3 पॉइंट बना के लिखकर आने हैं कि एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट आरबीआई 3 काम करता है। कौन से 3 काम, आरबीआई एज अ बैंकर, आरबीआई एज एन एजेंट, आरबीआई एज एन एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। 3 पॉइंट लिखने हैं। एज अ बैंकर आरबीआई क्या करता है, सरकार के अकाउंट्स को मेंटेन करता है, सरकार के डिपॉजिट लेता है, सरकार को लोन देता है, सरकार के बिहाफ पे पेमेंट्स करता है। यानी कि आप बैंक के पास जाते हो ना, एसबीआई, एचडीएफसी, तो आप अपने एचडीएफसी के साथ जो कुछ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वो सारी ट्रांजेक्शन आरबीआई और गवर्नमेंट की भी होती है। वो सारी ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट आरबीआई के साथ करती है। लोन लेना, डिपॉजिट कराना, पेमेंट करना, ट्रांसफर ऑफ फंड्स करना, सब कुछ। ठीक है, इसीलिए आरबीआई को क्या बोला गया, सरकार का बैंक बोला गया। दूसरी चीज, आरबीआई सरकार के एजेंट की तरह काम करती है, सरकार के लोन्स को मैनेज करती है, सरकार की सरकारी कंपनियों के शेयर्स को भी मैनेज करती है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर, देखो सरकार ही तो सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है ना, पर सरकार को तो इतनी अकल नहीं है। तो अकल उनको कौन देता है, आरबीआई देता है कि भैया फाइनेंस के मैटर में, बैंकिंग के मैटर में ये चीजें चल रही हैं, उस हिसाब से तुम्हें ऐसा ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। तो वो एडवाइस कौन देता है, गवर्नमेंट को कौन एडवाइस देता है, आरबीआई। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बैंक, आरबीआई गवर्नमेंट के लिए क्या क्या करता है। अब बात करते हैं कि आरबीआई बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या क्या करता है। ठीक है, तो बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई क्या करता है, उनका बैंक बनता है और उनका सुपरवाइजर बनता है। फिर से, अगर पब्लिक, आप और मैं, अगर हम लोग एचडीएफसी या किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, तो हमारे लिए जो कुछ वो कमर्शियल बैंक करेंगे, वही सारे काम आरबीआई करेगा गवर्नमेंट के लिए और कमर्शियल बैंक्स के लिए। यानी कि अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन लेना है, आरबीआई से लेंगे। अपना एक्सेस मनी डिपॉजिट करना है, आरबीआई के पास करेंगे। एक्सेस कैश के रिजर्व्स हैं, उसको आरबीआई के पास जमा किया जाएगा। सीआरआर को हम आगे समझेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अगर कमर्शियल बैंक्स को कहीं से भी लोन ना मिले, इतनी बुरी हालत हो जाए कमर्शियल बैंक की, वो बंद होने वाला है, उसको लोन ना मिला तो बंद हो जाएगा, उस पॉइंट तक भी आरबीआई इनका साथ नहीं छोड़ेगा। आरबीआई हमेशा एक बैंक को सरवाइव करने के लिए, उनको इमरजेंसी में हेल्प करने के लिए, लोन देने के लिए खड़ा होगा। आरबीआई सारे कमर्शियल बैंक्स का सुपरवाइजर होता है। अगर किसी भी बैंक ने गलती करी तो उसको बंद करना, ठीक है, बैंक्स को लाइसेंस देना, अलग अलग बैंक्स को आपस में मर्ज करना, बैंक्स को मैनेज करना, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना, उनको कंट्रोल करना, हर काम कौन करता है, आरबीआई करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। क्लियरिंग हाउस फंक्शन करता है आरबीआई। देखो जितने भी अलग अलग बैंक होते हैं, वो सारे बैंक्स का ना आपस में एक दूसरे से हमेशा कुछ ना कुछ लेन देन लगा ही रहता है। क्यों, क्योंकि आपका एक अकाउंट में है, एक बैंक में है अकाउंट, मेरा दूसरे बैंक में अकाउंट, आपने अपने बैंक से मेरे बैंक के लिए मुझे चेक दे दिया। चेक देते हो ना, आपका पैसा आपने अपने बैंक से मेरे बैंक में भेजना है। तो हर बैंक का ऐसे ही आपस में लेना देना लगा रहता है। एचडीएफसी ने एसबीआई को देना है, एसबीआई ने आईसीआई को देना है, तो इनका आपस में लगा रहता है। तो ये जो इनका लेन देन होता है, उसको क्लियर आउट करने में कौन मदद करता है, उन क्लेम्स को मदद करता है कौन सेटल करने में, आरबीआई। आरबीआई के पास इन सारे बैंक्स का एक अकाउंट है। जैसे आपका अकाउंट है ना, कि मिस्टर एक्स का अकाउंट है एचडीएफसी में, वैसे ही एचडीएफसी का अकाउंट है आरबीआई में, एसबीआई का अकाउंट है आरबीआई में। तो आरबीआई इन सारे बैंक्स का
जो भी लेना देना होता है वो आरबीआई करता है। इधर से पैसा उधर डाल दिया, उधर से पैसा इधर डाल दिया, वो सारा काम आरबीआई करता है। ये सारे बैंक अपने आप से बैठ के नहीं करते हैं, ठीक है? चलें आगे। ये तो हो गया कि आरबीआई क्या-क्या काम करता है। मेनली 3 काम ये हो गए। चौथा हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन, उसका कस्टडी रखता है, रिजर्व रखता है। 5वां सबसे जो अब मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। देखो, किसी भी देश में कितना पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, किसी भी देश में कितना पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, या मैं बोलूं कितना पैसा लोगों के पास है, पब्लिक के पास है, वो चीज को चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, अगर आपके पास पैसा ज्यादा होगा, अगर आपके पास पैसा ज्यादा होगा, तो आप खर्चा भी ज्यादा करोगे। अगर आप खर्चा ज़्यादा करोगे मतलब आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। अगर आप डिमांड ज़्यादा करोगे, किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ने लग जाएगा। यानी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने लग जाएगी। अगर लोगों के पास पैसा ही कम हो तो लोग खर्चे भी कम कर देंगे। यानी कि इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? प्राइस कम हो जाएगा। यानी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की जगह क्या हो जाएगी? डिफ्लेशन हो जाएगी। तो कभी भी अगर इकोनॉमी में प्राइसेस को इंक्रीज करना है, प्राइसेस को डिक्रीज करना है, अगर कभी भी इकोनॉमी में कुछ भी ऐसा करना है, तो उसके लिए ना तुम लोगों को या तो ज्यादा पैसा दे दो या लोगों का पैसा कम कर दो। अगर लोगों की जेब में ज्यादा पैसा होगा तो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, प्राइस बढ़ेंगे। अगर लोगों की जेबों में कम पैसा होगा तो लोग खर्चा कम करेंगे, प्राइस कम हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर आरबीआई क्या करती है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कभी लोगों को पैसा ज्यादा दे देगी, कभी लोगों से पैसा छीन लेगी। और इसी चीज को, इसी प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कितनी मनी सप्लाई है हमारी कंट्री में? तुमने मनी के चैप्टर में पढ़ा होगा। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि आम जनता, पब्लिक के पास कितना पैसा है। तो कितना पैसा है पब्लिक के पास, उसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। एंड क्रेडिट, क्रेडिट माने तो लोन। लोगों को लोन ज्यादा दिया जाएगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। अगर बैंक लोन देना बंद कर दे तो अभी लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। तो कितना लोन बैंक दे रहे हैं वो कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। क्यों? क्योंकि बैंक्स का बाप कौन? आरबीआई। तो पिताजी जो बोलेंगे बच्चे तो वही करेंगे। तो आरबीआई ही हर चीज को कंट्रोल करता है। देखो, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। अगर तुम्हें घर लेना है, अगर तुम्हें गाड़ी लेनी है, गाड़ी कैसे बनाते हैं भैया? चलो, मुझे आती तो नहीं है गाड़ी बनानी, कैसे बनेगी भैया? यहाँ व्हील लगा देते हैं, कुछ कुछ ऐसी ऐसी गाड़ी सोच लो कि ये गाड़ी है, ठीक है? लिमोजिन सोच लो, ठीक है? कि अरे लिमोजिन तो लंबी होती है। बीएमडब्ल्यू सोच लो कि ये बीएमडब्ल्यू गाड़ी है। अगर आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, अगर आपको कोई भी ऐसी चीज लेनी है, तो एक बहुत प्रेफर्ड तरीका होता है इन चीजों को लेने का। वो तरीका क्या होता है कि लोन पे ले लो। अच्छा, गाड़ी लेनी है, लोन पे ले लो। घर लेना है, हाउस लोन पे ले लो। लोन चलता रहेगा, किश्त कटती रहेगी। तो अगर बैंक बहुत आसानी से सबको लोन दे दे, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो हर कोई गाड़ी खरीदने लग जाएगा, गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी, गाड़ियों का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर बैंक बोले भैया लोन लेना है, मैं तो बड़े महंगे रेट पे दूंगा लोन, तो तुम क्या सोचोगे? यार गाड़ी लेनी तो थी, पर अभी ना लोन बहुत महंगा मिल रहा है, एक काम करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, लोन जब सस्ता हो जाएगा तब गाड़ी ले लेंगे। तो गाड़ियों की डिमांड कम हो गई, गाड़ियों का प्राइस कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन हो जाएगी। तो अगर लोन ज्यादा मिलने लग जाएगा, लोग चीजें खरीदने लग जाएंगे। अगर लोन नहीं मिलेगा तो लोग चीजें नहीं खरीदेंगे। जैसे हम करते हैं ना कि यार बिग बिलियन डे सेल आएगी तभी कुछ खरीदेंगे, हम करते हैं ना कि अगर फोन वगैरह कुछ भी लेना है तो हम वेट करते हैं, फ्लिपकार्ट की सेल आएगी, अमेजोन की सेल आएगी, तब खरीद लेंगे। वही चीज है कि लोन जब सस्ता मिलेगा तब खरीद लेंगे, वही बात है। तो आरबीआई अगर बैंक को बोल दे कि भैया लोन महंगा कर दे, तो लोग लोन नहीं लेंगे, सामान नहीं लेंगे, डिमांड कम, प्राइस कम। अगर आरबीआई बैंक्स को बोल दे भैया लोन ज्यादा कर दे, तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता कर दे, तो लोग लोन ज्यादा लेने लग जाएंगे, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा। तो आरबीआई ही वो है जो पूरे देश में कितना लोन दिया जाएगा, पूरे देश में कितना मनी सप्लाई होगा, उसको कैलकुलेट करता है और उसको कंट्रोल करता है। ठीक हो गई बात?
आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? आरबीआई लेकर आता है अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं है, एक कच्चा चिट्ठा है, एक पीडीएफ है, जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। किसके लिए है वो इंस्ट्रक्शन? वो इंस्ट्रक्शंस हैं कमर्शियल बैंक के लिए। वो सारे इंस्ट्रक्शंस हर एक बैंक को फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि पिताजी ने ही तो तुम्हें लाइसेंस दिया है, पिताजी ही तुम्हें बंद भी कर सकते हैं। तो पिताजी ने जो बोल दिया वो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे टेलर स्विफ्ट मदर है, ये फादर है हमारे, ठीक है? तो फादर ने जो बोल दिया वो करना पड़ेगा। तो हर बैंक वही करेगा जो आरबीआई ने बोला है। आरबीआई बोलेगा कैसे? अपनी एक पॉलिसी के थ्रू, जिस पॉलिसी को क्या बोला जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। इट इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इस पॉलिसी के तहत ही, इस पॉलिसी के अंडर ही जो आरबीआई है वो क्रेडिट को यानी कि लोन्स को, या मैं बोलूं मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। आरबीआई इस पॉलिसी में बताता क्या है? आरबीआई इस पॉलिसी में बताता क्या है कि आरबीआई सीधा बोल देगा कि सारे बैंक आज से 12% पे लोन दोगे, सारे बैंक आज से 8% पे लोन दोगे। क्या आरबीआई बस एक लाइन लिख के दे देगा? जी नहीं, ऐसे नहीं होता। बड़े उल्टे सीधे तरीके होते हैं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि तुम देखना, हर बैंक का हमेशा लोन का जो रेट होता है वो अलग होता है। कभी भी बैंक्स का लोन का रेट सेम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता कि तुम्हें इतने परसेंट पे ही लोन देना है। आरबीआई कोई ना कोई ऐसी चाबी घुमाएगा कि बैंक अपने आप ही अपने लोन कम या ज्यादा कर देंगे। आरबीआई क्या चाबी घुमाएगा? आरबीआई के पास अलग अलग चाबियां हैं, अलग अलग चाबियां हैं। आरबीआई इनमें से कोई एक चाबी घुमाएगा। पहले इन सब चाबियों का मतलब समझेंगे, फिर समझेंगे कि ये चाबी लेफ्ट की तरफ घुमानी है या राइट की तरफ घुमानी है। पहले सारी चाबियों का मतलब समझेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है? ये सारे क्या है? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक्स को बताता है, ठीक है? सबसे पहली चीज आती है बैंक रेट। It is a rate of interest at which central bank lends money to commercial bank for long. देखो, अगर मुझे लोन चाहिए, मैं एचडीएफसी के पास जाऊंगी। अगर एचडीएफसी को लोन चाहिए, है तो वो भी एक बिजनेस, है तो वो भी एक धंधा। जैसे मेरी दुकान है, वैसे एचडीएफसी भी तो एक दुकान ही है, एक धंधा ही है, तो उसको भी तो लोन की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर किसी भी बैंक को, कमर्शियल बैंक को, एचडीएफसी को अगर लोन की जरूरत पड़ेगी तो एचडीएफसी मेरे पास आएगा? मेरे पास क्यों आएगा? मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। एचडीएफसी जाएगा आरबीआई के पास। तो अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए और लंबे समय के लिए लोन चाहिए, तो वो कमर्शियल बैंक जाएगा आरबीआई के पास, झोली फैला के, आरबीआई आरबीआई लोन दे दो थोड़ा सा। आरबीआई बोलेगा ठीक है लोन दे देता हूं। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूं? जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन दिया जाएगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का नाम क्या होगा? बैंक रेट। ये कितना भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। इसका नाम क्या होगा? बैंक रेट। तो अगर कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से लंबे समय के लिए, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा? बैंक रेट। अच्छा, अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो भी कमर्शियल बैंक जाएगा आरबीआई के पास, भैया लोन दे दो, 2 दिन के लिए चाहिए सिर्फ, पर 2 दिन के लिए पैसा दे दो। आरबीआई बोलेगा दे देता हूं, पर इस पे अलग रेट चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन के लिए चाहिए, तो मैं रेट ज्यादा चार्ज करूंगा, ये कुछ तो अलग चार्ज करूंगा। इस रेट को क्या बोला जाएगा? रेपो रेट। It is the rate at which central bank lends money to commercial bank for shorter time period। मतलब बैंक रेट और रेपो रेट बिल्कुल सेम है, पर ये लंबे समय के लिए, ये छोटे समय के लिए है। अगर तुम्हें कम टाइम के लिए लोन चाहिए तो आरबीआई तुम्हें देगा रेपो रेट पे। अगर तुम्हें लंबे समय के लिए लोन चाहिए तो आरबीआई तुम्हें वो लोन देगा बैंक रेट के ऊपर। अच्छा, अब अगर मैं एचडीएफसी से लोन लेती हूँ, बदले में मैं एचडीएफसी में अपना पैसा डिपॉजिट भी तो कराती हूँ ना। ऐसे ही अगर एचडीएफसी के पास एक्सेस मनी है, वो भी तो कहीं डिपॉजिट करा सकता है और इंटरेस्ट खा सकता है। वो कहाँ डिपॉजिट कराएगा? आरबीआई के पास। भैया एक्सेस मनी पड़ा है, ले 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 ले, मेरा पैसा ले ले, मेरा पैसा रख ले और बदले में ब्याज देती हो। तो जब ये रेपो रेट का उल्टा है, जब व्हेन कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस मनी को डिपॉजिट कर देता है आरबीआई के पास, तो कमर्शियल बैंक मांगेगा अब इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक बोलेगा मेरा एक्सेस मनी ले ले, इंटरेस्ट दे दे। तो वो जो इंटरेस्ट रेट होगा, वो जो इंटरेस्ट रेट होगा वो रेपो रेट का उल्टा होगा। वो क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट होगा। रेपो रेट छोटे टाइम के लिए है, तो रिवर्स रेपो रेट भी छोटे टाइम के लिए होता है। रिवर्स रेपो भी छोटे टाइम के लिए होता है।
तो बैंक रेट लंबा टाइम, रेपो रिवर्स रेपो शॉर्ट टाइम पीरियड। बैंक रेट में आरबीआई ने लोन दिया था, रेपो रेट में भी आरबीआई ने लोन दिया था, और इंटरेस्ट किसने पे करा था? बैंक्स ने पे करा था आरबीआई को। पर रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक ने अपना एक्सेस मनी जमा कराया आरबीआई के पास, और आरबीआई ने इंटरेस्ट दिया कमर्शियल बैंक्स को। जैसे मैं अपना पैसा एचडीएफसी में जमा कराती हूँ तो एचडीएफसी मुझे इंटरेस्ट देता है, वैसे ही कमर्शियल बैंक ने पैसा जमा कराया, आरबीआई ने इंटरेस्ट दिया फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, अब अगली चीज आती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो जो हमारी सरकार है, सरकार की होती हैं अलग अलग सरकारी कंपनियां, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, नेचुरल गैस के लिए कंपनीज होती हैं, ऑयल के लिए कंपनीज होती हैं, सरकार की सरकारी कंपनियां होती हैं। हर कंपनी में ओनर का क्या होता है? शेयर होता है। शेयर्स होते हैं ना, जो स्टॉक्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में खरीदते हो बेचते हो, ऐसे ही सरकार के भी शेयर होते हैं सरकारी कंपनियों में। अब ये जो शेयर है इसकी खरीद बेच करता कौन है? खरीद बेच तो शेयर्स की होती है, जैसे प्राइवेट कंपनीज की होती है वैसे ही गवर्नमेंट कंपनीज की होती है। अब मोदी जी अगर ट्रंप को छोड़ के, अपने सारे काम छोड़ के शेयर्स की खरीद बेच में लग गए तो फिर वो देश का भला कब करेंगे? तो सरकार अपने शेयर्स की खरीद बेच खुद नहीं करती, सरकार के बिहाफ पे आरबीआई गवर्नमेंट के शेयर्स को जब दिल करे बेच देती है, जब दिल करे खरीद लेती है। ठीक हो गई बात? तो गवर्नमेंट की बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, नेचुरल गैस की है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इन कंपनीज में गवर्नमेंट के पास ओनरशिप के शेयर्स होते हैं। इन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कौन करता है? आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इन शेयर मार्केट। ओपन मार्केट मतलब शेयर मार्केट बाय द आरबीआई। ठीक है, परचेज अगर करता है, अगर आरबीआई सरकार के बिहाफ पे शेयर्स खरीदेगा तो आरबीआई को क्या मिला? आरबीआई को क्या मिला? ये आरबीआई है, आरबीआई ने शेयर्स खरीदे तो बदले में आरबीआई मनी बाहर दे देगा। बाहर किसको देगा मनी? स्टॉक मार्केट में जनता के पास ही तो जाएगा वो पैसा। तो जनता के पास पैसा आ गया, अगर जनता के पास पैसा आ गया तो खर्चा ज्यादा, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, इन्फ्लेशन होगी। इसको बोलते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जनता को पैसा मिल गया, मनी सप्लाई बढ़ गई। अगर आरबीआई ने शेयर्स बेच दिए, शेयर्स बेच के पैसा मिलेगा आरबीआई को, पैसा किसको मिलेगा? आरबीआई को मिलेगा, जनता का पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, तो जनता के पास पैसा कम हो जाएगा, जनता के पास पैसा कम हो जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? कि मनी सप्लाई कम हो गई। ठीक है, तो अगर आरबीआई शेयर्स को खरीद लेती है तो उससे क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर आरबीआई शेयर्स को बेच देती है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक हो गई बात? अगली चीज आती है मेरे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? देखो, अगर तुम बैंक के पास जाते हो, भैया मेरे को लोन दे दो, मेरे को लोन दे दो, तुमने बोला देखो भैया ये मेरा घर है, इस घर की ना बाजार में आज की डेट में वैल्यू है 10 लाख रुपए, तुम मेरा ये घर जो है गिरवी रख लो, इसको कोलेट्रल रख लो, और इसके बदले में मुझे लोन दे दो 10 लाख रुपए का। बैंक ने तुम्हें 10 लाख का अगर लोन दे दिया, कल को क्या होगा? घर की वैल्यू गिर गई, घर की वैल्यू गिर के रह गई 8 लाख की, या तुमने बैंक का इंटरेस्ट भी मार लिया, तुमने बैंक का इंटरेस्ट भी नहीं दिया। बहुत रिस्की है बैंक के लिए कोलेट्रल के बदले में लोन देना। तो बैंक कहता है देख भैया तेरा घर है 10 लाख रुपए का, पर मैं तुझे लोन दूंगा सिर्फ और सिर्फ 8 लाख का, तो तुम जितने का भी एसेट गिरवी रखते हो उससे कम अमाउंट का लोन तुम्हें मिलता है। 10 लाख की चीज गिरवी रखी है, लोन 8 लाख का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस चीज की वैल्यू गिर सकती है। ठीक है, तुम बैंक का इंटरेस्ट भी मार सकते हो, इंटरेस्ट लेके, इंटरेस्ट पेमेंट करे बिना भाग सकते हो पैसा लेके। बैंक का प्रोसेसिंग फीस और बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, तो बैंक बोलेगा भैया 10 लाख की चीज है, लोन दूंगा 8 लाख का। यानी कि कितना कम दिया? बैंक ने 20% का मार्जिन रखा, 20% का मार्जिन रखा। इसी को बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट बोरोड। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी थी? 10 लाख,
अमाउंट बोरोड कितना था 8 लाख, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2 लाख, यानी कि 20% का मार्जिन बैंक रखेगा। तुम जितने का भी सामान ले आओगे उससे 20% कम तुम्हें लोन मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्यों होता है? ताकि बैंक अपने रिस्क को हटा सके। ठीक है, अगली चीज मेरे पास आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, लीगल रिजर्व रेशोस। देखो, अगर तुमने बैंक से लिया है, अगर तुमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, ये है मेरा बैंक, ये है हमारा बैंक, HDFC या वॉट एवर, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। डिपॉजिटर्स आए, डिपॉजिटर्स ने बैंक में आके जमा करे 10 लाख रुपए। बैंक ने क्या किया, सारे का सारा पैसा उठा के लोन में दे दिया, 10 का 10 लाख रुपए। डिपॉजिटर्स वापस आए और उन्होंने बोला भैया मुझे ना 2 लाख रुपए दे दो, मुझे तो QR कोड अपना स्कैन करके पेमेंट करनी है। बैंक पैसा कहाँ से देगा? बैंक ने तो सारा पैसा लोन में दे दिया, तो बैंक के पास तो पैसा है ही नहीं कि वो वापस लौट आ सके। तो जितना पैसा डिपॉजिट करा जाता है, सारे का सारा पैसा लोन में नहीं दिया जाता, सारे का सारा पैसा लोन में नहीं दिया जाता। कुछ पैसे को बैंक अपने पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। क्यों रखता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व? सो दैट जब भी कोई अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहे, जब भी डिपॉजिटर अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहे तो वो कर सके, इसलिए बैंक कुछ पैसा रिजर्व में रखता है और कुछ पैसा लोन में दे देता है। तो अगर 10 लाख रुपए के डिपॉजिट हुए, लोन दिया गया 8 लाख रुपए का, रिजर्व कितना रखा गया 2 लाख रुपए का, रिजर्व कितना रखा गया 2 लाख रुपए का। तो यानी कि कितना रिजर्व रखा गया, टोटल 20% जो है रिजर्व रखा गया। तो ये जो 20% है इसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो, कि 20% हमारी रिजर्व रेशो है कि टोटल का 20% बैंक अपने पास रिजर्व में रखेगा कि कल को कोई विड्रॉ करवाने आए तो बैंक वापस कर दे। ये जो लीगल रिजर्व रेशो है, इसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, CRR और SLR। RBI ने बोला 20% तुम अपने पास रखोगे, पर बैंक ना 20% रखते नहीं थे। बैंक ना आनाकानी करते थे, क्योंकि बैंक को था लोन ज्यादा दूंगा, ज्यादा इंटरेस्ट कमाऊंगा, तो बैंक लोन ज्यादा देता था, रिजर्व में रखता नहीं था। तो RBI ने बोला अब बेटा तू क्या करेगा, 20% रिजर्व में रखेगा कंपल्सरी, और उस रिजर्व के भी 2 हिस्से करेगा, जिसमें से एक हिस्सा तू हर वक्त मेरे को आके जमा करवा के जाएगा और मेरे पास रखेगा, दूसरा हिस्सा तू अपने पास रख सकता है। यही हम ऊपर पढ़ रहे थे, कैश रिजर्व्स जो पढ़ रहे थे ना, कि RBI कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व्स को संभाल के रखता है। तो एक कमर्शियल बैंक के पास अगर 10 लाख रुपए आए, उसमें से कमर्शियल बैंक 8 लाख रुपए का तो लोन दे देगा, 2 लाख रुपए कमर्शियल बैंक रिजर्व में रखेगा ताकि डिपॉजिटर को वापस किया जा सके। इस 2 लाख के भी 2 हिस्से करेगा, एक हिस्सा जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, एक हिस्सा वो RBI के पास डिपॉजिट करवा देगा और दूसरा हिस्सा वो अपने खुद के पास अपने बैंक में रख सकता है इन द फॉर्म ऑफ कुछ करंट लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो RBI ने क्या किया, समझ गए, जो भी रिजर्व है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। तो जितना भी टोटल पैसा रखा जाएगा उसको बोला जाएगा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, LRR, आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक के लिए कंपलसरी है कि कुछ वो रिजर्व मेंटेन करे। इस LRR को 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया, CRR, SLR। CRR क्या है, वो परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक को कहाँ रखना पड़ेगा, RBI के पास रखना पड़ेगा। RBI के कमर्शियल बैंक के जितने भी टोटल डिपॉजिट आए, फिर चाहे वो सेविंग्स बैंक में, सेविंग्स अकाउंट में आए, चाहे वो FD अकाउंट में आए, कमर्शियल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट आए, सेविंग्स में आए या FD में आए, उस सारे डिपॉजिट को कमर्शियल बैंक को 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, जिसमें से जो कैश रिजर्व रेशो वाला हिस्सा है वो RBI के पास जमा कराना होगा। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वाला, जो दूसरा हिस्सा है, उस हिस्से को क्या किया जाएगा, इट इज द रेशो और द परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट जो बैंक अपने खुद के पास रख सकता है।
वो अपने खुद के पास रख सकता है। अच्छा, अपने खुद के पास भी अगर रखना है तो जरूरी नहीं है कि कैश की फॉर्म में ही पड़ा रहे, कि वो नोट के नोट ही पड़े और तुम उसको सीसीटीवी में देख रहे हो, हाय पिंक पत्ती कितनी अच्छी लग रही है। नहीं, खुद के पास भी रखना है तो कैश मत रखो, गवर्नमेंट के शेयर्स खरीद के रख लो, कोई भी लिक्विड एसेट खरीद के रख सकते हो। तो टोटल 10 लाख आए, 8 लाख चले गए लोन में, बचे हुए 2 लाख को हम बोलेंगे लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसमें से कुछ हिस्सा होगा आरबीआई के पास जाएगा, जो कि कैश रिजर्व रेशो बताएगी हमें। दूसरा हिस्सा बैंक अपने पास रखेगा, जिसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलेंगे। ठीक हो गई बात, 3 रेशोज हमने पढ़ ली। अगली चीज आएगी मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इनका ज्यादा रोल होता नहीं है, पर समझ लेते हैं। मॉरल सुएशन में आरबीआई क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। अभी तक मैंने तुम्हें जो भी बताया उन सब में तो आरबीआई बोल रहा है कि मेरी रिजर्व रेशो 20% है तो है, तुम्हें मानना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक मानना पड़ेगा। मॉरल सुएशन में पिताश्री बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखो बेटा, बाहर माहौल अच्छा नहीं है, मैं तो यही कहूंगा कि बाहर मत जाओ। तो आरबीआई यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये कदम उठाने चाहिए, कंपल्सरी नहीं है। अगर बैंक्स वो रिक्वेस्ट ना माने तो इट्स टोटली ओके, आरबीआई उन पे कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। इसको बोला जाता है मॉरल सुएशन। रिटर्न या ओरल एडवाइस दी जा रही है, ठीक है, टू रिस्ट्रिक्ट और टू एक्सपैंड क्रेडिट। एडवाइस है कि मेरे हिसाब से लोन कम कर दो, मेरे हिसाब से लोन ज्यादा कर दो, कंपल्शन नहीं है, ठीक है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई क्या करता है, देखो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, फार्मिंग है, प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर होते हैं। इन सारे सेक्टर्स के लिए जरूरी नहीं है कि आरबीआई बोले हर सेक्टर का ही लोन कम कर दो। आरबीआई बोलेगा मेरे हिसाब से ना फाइनेंशियल सेक्टर में ना लोन कम कर देना चाहिए, कि वो लोग जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए लोन कम कर दो, तो वो हो जाएगा। सिलेक्टिव है, किसी एक सेक्टर को सिलेक्ट करा और उसके लिए लोन को कम कर दिया या ज्यादा कर दिया। मेरे हिसाब से फार्मर्स को लोन ज्यादा दे दो, तो सिर्फ फार्मर्स को लोन ज्यादा मिलेगा, बाकियों को लोन उतना ही मिलेगा। तो सिलेक्टिव है, किसी एक इंडस्ट्री के लिए कम ज्यादा तुम कर सकते हो। तो टोटल 8 इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, 8 चाबियां घुमा सकता है आरबीआई टोटल। अब घुमाएगा कैसे ये पढ़ो, अब क्या करेगा ये पढ़ो। देखो मॉरल सुएशन में तो रिक्वेस्ट है, इसका तो कोई नहीं है, बस इसमें तो रिक्वेस्ट करनी है ना, बैंक माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्री के लिए ऐसा कर दो, इसका भी कोई ज्यादा आगे बड़ी बात नहीं है, ये दोनों के लिए तो बस इतना ही सफिशियंट है। अब बात करते हैं बाकी सबकी, बात करते हैं बाकी सबकी, ठीक है। तो बाकी सब में देखो मेरे पास क्या क्या आएगा, बाकी सब में मेरे पास आएगा रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर, एसएलआर, सीआरआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। बाकी सब में आएंगे मेरे पास ये सारी चीजें। इन सब का जो यूजेज होता है वो बिल्कुल सेम तरीके से होता है, इन सब का जो यूजेज होता है वो सेम तरीके से होता है, देखते हैं कैसे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, टोटल 8 चीजें थी, 8 में से 2 हटा दो, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, उनका कुछ खास रोल नहीं होता। एक था ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसका मैंने बता दिया कि अगर शेयर परचेज करे जाएंगे मनी सप्लाई बढ़ेगी, अगर शेयर सेल करे जाएंगे मनी सप्लाई कम होगी। बचे मेरे पास ये सारे, इन सब के लिए क्या करना है, अगर आरबीआई ने इन सब में से, सबके लिए सेम ट्रीटमेंट है, क्वेश्चन इन सब में से कोई भी एक का पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है सिर्फ कि अगर रेपो रेट बढ़ाया तो क्या होगा, सीआरआर बढ़ाया तो क्या होगा, क्वेश्चन कोई एक पूछ सकता है। ट्रीटमेंट सबके लिए सेम लिख के आना है, डेफिनेशन बता दी सबकी। अब ट्रीटमेंट देखो, अगर इन सब में से किसी भी एक को आरबीआई बढ़ा देता है, इन सब में से किसी को भी अगर आरबीआई इंक्रीज कर देता है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सिंपल आंसर, अगर इन सब में से कोई भी चीज इंक्रीज होगी मनी सप्लाई रिड्यूस होगी, और अगर इन सब में से कोई भी एक चीज को आरबीआई डिक्रीज कर देगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन चल रहा है। ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं रेपो रेट का, पर ये बैंक रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, मार्जिन सब पे लागू होता है। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। अगर रेपो रेट बढ़ाया गया तो क्या होगा,
रेपो रेट क्या था? रेपो रेट क्या था? जिस रेट पे कमर्शियल बैंक ने लोन लिया था आरबीआई से। मतलब मैं एचडीएफसी बैंक हूं, मैं आरबीआई के पास गई, भैया मेरे को लोन दे दे। आरबीआई कहता अब मैं लोन दूंगा तुझे महंगे इंटरेस्ट रेट पे। तो एचडीएफसी क्या करेगा? एचडीएफसी को लोन महंगा पड़ा, एचडीएफसी को लोन महंगा पड़ा, तो एचडीएफसी क्या करेगा? आगे अपने कस्टमर्स को भी महंगा लोन देगा। समझ रहे हो? इट इज एज सिंपल एज कि अगर मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, मेरे रॉ मटेरियल का अगर कॉस्ट बढ़ गया, तो मैं अपने फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी तो बढ़ा दूंगी ना। तो अगर एचडीएफसी खुद एक महंगे रेट पे लोन ले रहा है, अगर बैंक के लिए खुद के लिए लोन का रेट बढ़ गया, तो बैंक क्या करेगा? जिस रेट पे वो पब्लिक को लोन दे रहा है उस रेट को भी बढ़ाएगा। अब पब्लिक को जब कोई भी चीज महंगी मिलेगी तो पब्लिक उसकी डिमांड कम कर देगी। तो अगर लोन महंगा मिलने लग गया तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक क्या करेगी? डिस्करेज होगी, वो लोन लेना कम कर देगी। अगर पब्लिक लोन नहीं लेगी तो बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन पावर रिड्यूस हो जाएगी। यानी अगर पब्लिक लोन नहीं लेगी तो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, यानी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इकोनॉमी में हर चीज की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। अगर डिमांड रिड्यूस हो जाएगी तो प्राइसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। प्राइसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाएगी। या फिर तुम बोल सकते हो कि इससे क्या हो जाएगा, या तो तुम लिखोगे कि डिफ्लेशन विल स्टार्ट, या फिर तुम लिखोगे इसमें कि इन्फ्लेशन विल एंड, इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, आरबीआई क्या करेगा? इन सब में से किसी भी एक चाबी को इंक्रीज कर देगा, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को इंक्रीज कर देगा। मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आरबीआई इन सब में से किसी भी एक को कम कर दे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा, तो अगर मेरे रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो गया तो मैं फिनिश प्रोडक्ट के प्राइस को भी कम कर सकती हूँ। तो अगर एचडीएफसी खुद सस्ते रेट पे लोन ले रहा है तो एचडीएफसी अपने कस्टमर्स को भी सस्ते रेट पे लोन देगा। अगर कस्टमर को सस्ते रेट पे लोन मिलेगा तो वो एनकरेज होंगे ज्यादा लोन लेने के लिए। अगर लोग ज्यादा लोन लेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी मतलब लोगों के पास ज्यादा मनी होगी। मनी सप्लाई बढ़ी, पैसा ज्यादा है लोगों के पास, तो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने लग जाएगी। या तुम कह सकते हो इकोनॉमी में डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है? ठीक है, तो मैंने तुम्हें सारे इंस्ट्रूमेंट्स का एक ही बारी में कच्चा चिट्ठा बता दिया। रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, 7 चीजें हैं। इन 7 में से कोई भी एक बढ़ा, मनी सप्लाई गिरेगी। इनमें से कोई भी एक चीज डिक्रीज हुई, मनी सप्लाई बढ़ेगी। चलें आगे, चलें आगे। लास्ट पॉइंट मेरे पास आता है मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन। देखो, इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि ना, पैसे से पैसा बनाया जाता है। मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ? अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, सर्विसेज के बदले में तुमसे पैसा चार्ज करूंगी, यानी मैं काम करके पैसा कमा रही हूँ, काम से पैसा बना रही हूँ। पर पैसे से भी पैसा बनाया जा सकता है, पैसे से भी पैसा बनाया जा सकता है। यानी कि अगर मैं अपने पैसे को बैंक में रखती हूँ तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, तो मेरा पैसा 10 रुपए से 12 रुपए हो जाएगा। ऐसे ही बैंक्स क्या करते हैं? पैसे से पैसा बनाते हैं। एक कम पैसे से ज्यादा पैसा बनाना, इसी चीज को बोला जाता है मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। तो एक बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करता है? बैंक क्या करता है कि क्या कहते हैं, आपसे डिपॉजिट लिया, उसको आगे लोन में दे दिया, दूसरे से डिपॉजिट लिया, उसको भी आगे लोन में दे दिया। ठीक है? अब मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, लेके क्या करूंगी? मैंने लोन लिया, मैं लोन लेके क्या करूंगी? या तो फिर से मैं अपनी बीएमडब्ल्यू खरीदूंगी सुंदर वाली, ठीक है, या मैं अपना घर खरीदूंगी, कुछ तो खरीदूंगी ना। लोन मैंने क्यों लिया? इसलिए तो नहीं लिया यार बहुत दिन से ना पैसे नहीं देखे, लोन ले लेते, पैसा देखेंगे, बैठ के देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे, इसलिए तो लोन नहीं लिया मैंने। ऑब्वियसली पागल थोड़ी हूं मैं, है ना, इतनी अकल तो है। तो लोन क्यों लिया? ताकि कुछ खरीद सकूं। अगर मैं कुछ खरीदूंगी तो मैं क्या करूंगी?
किसी दूसरे को पेमेंट करूंगी, यानी कि पैसे को अपने अकाउंट में से निकाल के किसी दूसरे के अकाउंट में डाल दूंगी। ठीक हो गई बात? हो क्या रहा है, पैसा तो वहीं का वहीं पड़ा है, मेरे बैंक से उसके बैंक में चला गया, पर है तो बैंक के अंदर, है तो पैसा बैंक के अंदर। पैसा मेरे बैंक से किसी और के बैंक में चला गया, पर है तो बैंक के अंदर। मूर्खों, समझ आई चीज? तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, मेरा एक बैंक है, मेरे बैंक के पास शुरू में किसी ने 1000 रुपए जमा कराए, बैंक ने 20% तो रखा रिजर्व, जो हमारी लीगल रिजर्व रेशो है 20% तो उसने रिजर्व रखा वापस लोन में जो नहीं देना, अभी पढ़ा ना CRR, SLR, LRR, तो 20% तो रिजर्व रख लिया कि हमें ये लोन नहीं देना, हम रखेंगे अपने पास बचा के, ताकि जब कोई विड्रॉ करवाने आए वो करवा सके। बचा हुआ 80% उसने दे दिया लोन, 800 रुपए का उसने दे दिया लोन। अरे मूर्खों, अगर मैंने लोन लिया है तो क्यों लिया है? ताकि मैं कोई खर्चा कर सकूं। खर्चा करके भी मैं कर क्या रही हूँ, अपने बैंक से निकाल के दूसरे के बैंक में जमा करवा रही हूँ, पर पैसा तो बैंक का बैंक में ही पड़ा है। आप बोलोगे मैम HDFC में मेरा अकाउंट था, दूसरे का अकाउंट SBI में था, तो ये तो अलग अलग बैंक्स में है, तो सेम कैसे हुआ? और मैम आप कैश में भी तो पेमेंट कर सकते हो, सेम कैसे हुआ? तो हम यहाँ पर ले रहे हैं दो अजम्पशन, हम ले रहे हैं दो अजम्पशन। पहला अजम्पशन मैं क्या ले रही हूँ कि एंटायर कमर्शियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक। पहला अजम्पशन मैं ये ले रही हूँ कि बेटा HDFC, SBI, ICI ये अलग अलग बैंक नहीं है, ये एक ही सिस्टम है, पूरा बैंकिंग सिस्टम है, और हर बैंक को मैं बैंक ही बोलूंगी। तो मैं यही बोलूंगी कि मेरे खाते में से पैसा दूसरे के अकाउंट में गया, तो बैंक से बैंक में गया, मतलब बैंक में ही पड़ा है पैसा। आई विल नॉट से कि HDFC से SBI में गया, नहीं, वो भी बैंक है, वो भी बैंक है, सबको बैंक ही बोलोगे, सबको एक ही मान के चलो। ठीक हो गई बात? दूसरा पॉइंट है मेरे पास, ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू द बैंक। अजम्पशन दूसरा मेरे पास क्या है कि भैया हम कैश में डील करते ही नहीं है, हम सारी डील वाया बैंक ही करते हैं। दूसरा अजम्पशन ये है। तो कैश में डील करा नहीं, मैंने अगर बैंक से लोन लिया, अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक ने क्या करा होगा, मेरे अकाउंट में एक अंशिताज लोन अकाउंट खोला होगा, बैंक ने एक अंशिताज लोन अकाउंट खोला होगा, उसके अंदर 800 रुपए जमा कर दिए होंगे, तो पैसा कहाँ पड़ा है? बैंक में ही पड़ा है, बस वो मेरे नाम से पड़ा है। मैंने क्या किया, वो 800 रुपए से पेमेंट कर दी इस गाड़ी वाले को। ये क्या था, कार वाले बंदे के अकाउंट में पैसा चला गया 800 रुपए, पैसा अभी भी बैंक में ही पड़ा है, मतलब पैसा फिर से 800 रुपए कहाँ आ गए, बैंक में ही जमा हो गया। समझ रहे हो? मैंने बैंक से लोन लेके किसी दूसरे के अकाउंट में डाला, जब दूसरे के अकाउंट में डाला, जब पैसा दूसरे के अकाउंट में डाला, तो वो बैंक को दोबारा से पैसा मैंने दे दिया, बैंक में दोबारा पैसा डिपॉजिट हो गया, और जब जब बैंक में पैसा डिपॉजिट होगा तो बैंक उसमें से कुछ पैसा लोन में देगा, कुछ पैसा रिजर्व में देगा। तो बैंक ने फिर से जो पहले लोन में, जो पहले डिपॉजिट आया था उसमें से बैंक ने लोन दिया था, और जो लोन में दिया था उसका वापस बैंक के पास डिपॉजिट आ गया था, और उस डिपॉजिट को बैंक ने दोबारा से लोन में दे दिया, कुछ पैसा रिजर्व में रख लिया। फिर से जो लोन दिया उससे किसी ने खर्चा किया होगा, खर्चा करके दूसरे के अकाउंट में पैसा डाला होगा, और फिर से पैसा बैंक में आया, तो बैंक ने फिर से रिजर्व रखा, लोन दिया, लोन का पैसा फिर से किसी के अकाउंट में आया होगा, तो बैंक ने फिर से रिजर्व रखा, लोन दिया। तुम यहाँ पर ये देखो, जैसे जैसे मैं नीचे जाती जा रही हूँ लोन का अमाउंट कम होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि रिजर्व में पैसा बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारे का सारा पैसा रिजर्व में आ जाएगा और लोन में देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। उस पॉइंट पे ये जो मेरा साइकिल है ये खत्म हो जाएगा, ये जो मेरा साइकिल है ये खत्म हो जाएगा। उस पॉइंट पे जो मेरे टोटल रिजर्व्स होंगे वो मेरे इनिशियल डिपॉजिट के बराबर होंगे, और जो मेरा टोटल क्रेडिट क्रिएशन होगा वो मैं निकाल पाऊंगी एक फॉर्मूला लगा। समझ आई बात? तो कहना क्या चाहते हैं, अब तुम अपना और इसको, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मत डालना, इसको तुम वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना।
मैं आंख बंद करके बोल सकती हूँ पेपर में आने वाला है। ठीक हो गई बात? आने वाला है। छोटे लेवल पे आए या बड़े लेवल पे आए, मोस्टली बड़े लेवल पे आता है, पर आने वाला है। इतने सारे वेरी मैं कभी नहीं लगाती, पर इस पे लगाने जरूरी है। तो तुम पेपर में क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कि हम 2 अजम्पशन ले रहे हैं, वहां पे ये दोनों अजम्पशन लिख कर आओगे। फिर ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं समझाऊंगी, ये लिख कर आओगे। फिर ये टेबल एज इट इज पूरे का पूरा टेबल बनाकर आओगे। फिर फॉर्मूलाज लगा के आंसर निकाल के दिखाओगे। ठीक है, 3 4 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो इनिशियल डिपॉजिट आया, बैंक ने कुछ रिजर्व रखा, लोन दिया, लोन का पैसा वापस डिपॉजिट हुआ, वापस रिजर्व रखा, लोन दिया, लोन का पैसा वापस आया, रिजर्व, लोन, चलता जाएगा। साइकिल कब स्टॉप होगा, जब इनिशियल डिपॉजिट टोटल रिजर्व के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर एक मेरे पास फॉर्मूला आता है मनी मल्टीप्लायर का, विच इज इक्वल टू 1/LRR। देखो तुम सीधी बात सोच के देखो, सीधी बात सोच के देखो, अगर रिजर्व में ज्यादा पैसा रखा जाए तो लोन में कम पैसा दिया जाएगा, तो ये साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि क्रेडिट क्रिएशन बहुत कम होने वाली है, तो यानी कि मनी मल्टीप्लायर बहुत कम होगा। मनी मल्टीप्लायर मतलब मेरा पैसा कितनी बार घूम रहा है, पैसा घूम ही तो रहा है ना, पैसा घूम ही तो रहा है ना। 1000 से 800, 800 वापिस आ गया, 640 वापिस आ गया, वापिस आ गया, वापिस आ गया, पैसा घूम ही तो रहा है ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो अगर रिजर्व ज्यादा रखे जाएंगे, लोन कम दिया जाएगा, लोन कम दिया जाएगा तो पैसा कम घूमेगा, तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। इसीलिए मनी मल्टीप्लायर जो है वो लीगल रिजर्व रेशो का ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट होता है। लीगल रिजर्व रेशो ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा। हमारे केस में हमारी लीगल रिजर्व रेशो 20% है, तो मनी मल्टीप्लायर देखो कितना होगा, हमने कैलकुलेट नहीं करा, चलो यहीं पे मैं कैलकुलेट आपको करके दिखा देती हूँ। हमारे केस में देखो हमारी कैलकुलेशन क्या होने वाली है कि मेरा जो लीगल रिजर्व रेशो है वो 20% है, यानी कि 20/100 है, जिसको मैं 1/5 लिख सकती हूँ। तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/1/5। ठीक है, ये उल्टा हो गया, ऊपर जाके चला जाएगा 5। मनी मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू 5, मनी मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू 5, यानी कि 5 बार मेरा पैसा घूमेगा, सॉरी 5 गुना मेरा पैसा हो जाएगा, मेरा पैसा 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो, हाँ, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, यानी कि 1/1/5, यानी कि मनी मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू 5, यानी कि अगर मेरा टोटल 1000 रुपए है तो एट द एंड मेरा पैसा 5 बार घूमेगा और मेरा पैसा कितना बन जाएगा, 5 गुना बन जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल क्रेडिट क्रिएशन, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितनी होनी चाहिए, मैंने अभी बताया लास्ट में कितना होना चाहिए, टोटल 5000। टोटल क्रेडिट क्रिएशन को अगर मैं टोटल डिपॉजिट से डिवाइड कर दूं, सॉरी टोटल क्रेडिट क्रिएशन, या फिर जिसको मैं टोटल डिपॉजिट भी बोल सकती हूँ, टोटल क्रेडिट क्रिएशन जिसको मैं टोटल डिपॉजिट भी बोल सकती हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। देखो मैं क्या कह रही हूँ, अभी देखो मैं क्या कह रही हूँ कि भैया मेरा मनी मल्टीप्लायर कितना आया, 5 आया, यानी कि मैंने इनिशियली जितना भी पैसा जमा करा होगा वो 5 बार घूमेगा, वो 5 बार घूमेगा नहीं, वो 5 गुना हो जाएगा, मेरा पैसा 5 गुना हो जाएगा। तो अगर मैंने शुरू में 1000 रुपए जमा किए थे, मेरा पैसा कितना होना चाहिए, 5000 होना चाहिए। टोटल टोटल डिपॉजिट कितना होगा, जितना भी मेरा इनिशियल डिपॉजिट था मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर, और मनी मल्टीप्लायर का ही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था 1/LR। तो टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR। इनिशियल डिपॉजिट क्या है मेरा, 1000, टोटल कितना होगा मेरा, 5। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। तो अब ये तो यहीं से फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, टीडी इज इक्वल्स टू आईडी इंटू एमएम, तो एमएम इज इक्वल्स टू टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, तो अब मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक फॉर्मूला लगाया, 2 फॉर्मूलेज मैंने यूज करे हैं। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, वो LRR का उल्टा होता है, अगर LRR 1/5 है तो मनी मल्टीप्लायर 5 होगा। एंड एक और हमने फॉर्मूला लगाया है टोटल डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट का, कि
मनी मल्टीप्लायर मतलब मेरा पैसा 5 बार 5 गुना होने वाला है। पैसा था कितना? 1000, तो 1000 इंटू 5 पैसा 5000 हो जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू टोटल अपॉन इनिशियल, या फिर टोटल इज इक्वल्स टू इनिशियल इंटू 5 इंटू मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो टोटल कितना बना? 5000। जरूर याद रखना ये साइकिल कब खत्म होगा? जब इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाएगा मेरा टोटल रिजर्व। और इस टाइम पे टोटल लोन मैंने कितना दिया है? टोटल लोन दिया है 4000। 4000 प्लस 1000, टोटल डिपॉजिट 5000। ठीक है, ये हो गई बात। लास्ट ये हो गया पूरा खत्म। लास्ट में कंक्लूजन क्या देना है? तो हमने मतलब देखो क्या किया है, पहले एजम्पशन लिखोगे, फिर फॉर्मूलाज लिखोगे, फिर ये टेबल बनाओगे। टेबल के नीचे फॉर्मूलाज की मदद से कैलकुलेशन करके दिखाओगे कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR। तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 5, और फिर करके दिखाओगे कि टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 5 इक्वल्स टू 5000। ये कैलकुलेशन करके दिखाओगे, और ये कैलकुलेशन करने के बाद नीचे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखोगे कि ये पूरा मनी मल्टीप्लायर जो है, मनी क्रिएशन का जो साइकिल है वो कब खत्म होगा? वो तब खत्म होगा जब इनिशियल डिपॉजिट टोटल रिजर्व के बराबर हो जाएंगे। ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख के आओगे। ठीक है, इसके अंदर चाहो तो मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन लिख देना कि उसका मतलब क्या होता है कि हमारा पैसा कितना टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूरे का पूरा चैप्टर होता है जी खत्म। ठीक है, अब कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टाइम स्टैम्प के साथ पूछ लेना। आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत लग रही है तो मैं पक्का तुम्हारा आंसर करने वाली हूँ। ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना। व्हाट्सएप चैनल पे अगर MCQ सॉल्व करना चाहो तो वो भी जरूर कर सकते हो। पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सब कुछ तुम्हें पढ़ाने में। आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, बट मैंने बहुत मुश्किल से मतलब पूरी वीडियो बना दी है। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे तुम्हारे लिए ऐसी और वीडियोस बनाने का। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।